हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, भर्ती आ चुकी है और निश्चित रूप से आप तैयारियों में भी लगे हुए हो। देखो, इन भर्तियों के बारे में वैसे तो कई लोगों के ऐसे विचार आ रहे हैं कि भाई इन पदों में वृद्धि हो सकती है, और अगर पदों में वृद्धि होती है तो जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पर्याप्त समय है वो तैयारी के लिए मिल जाएगा। लेकिन देखो, मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि अगर पदों में भी वृद्धि होती है तो कॉमर्स के पदों पर इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये नहीं कि भाई कॉमर्स के अभी 340 पोस्ट है तो बहुत ज़्यादा पोस्ट हो जाएंगी, हो सकती है थोड़ी बहुत पोस्ट हैं वो बढ़ सकती हैं, लेकिन फिर भी कॉमर्स के लिए मैं ये मानता हूँ 340 पोस्ट है वो बढ़िया पोस्ट है। क्योंकि 2013 की भर्ती आई थी वही सबसे बड़ी भर्ती थी जिसमें 621 पोस्ट आई थी। उसके अलावा कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पोस्ट आती नहीं है। आजकल आप देखते हो कि कॉमर्स में इतने ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट हैं वो 12वीं के बाद या तो सीपीटी की तरफ चले जाते हैं, सीए की तरफ, आपके जो सीएस है उसकी तरफ चले जाते हैं। तो स्कूलों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 12वीं तक कॉमर्स रखते हैं और उसके बाद वो आर्ट सब्जेक्ट है उसमें चले जाते हैं। तो ये अपने सामने थोड़ी सी समस्या है और स्कूलों में लगातार नामांकन वो कम भी हो रहा है। आप अपने साथियों से भी पूछ सकते हो, अपने जो परिचित लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हो। कॉमर्स में 10, 12, 15 के आसपास ही स्टूडेंट हैं। तो इसलिए पोस्टें हैं, ये बहुत बढ़िया पोस्ट हैं। इसलिए मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि इन पोस्टों को आप कम मत समझो और तैयारियों में लग जाओ। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ो, और हमारे साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से हम आपको वो सारा मटेरियल उपलब्ध करवा देंगे जो एक एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, है ना। बशर्ते इसके लिए बस आप लगातार पढ़ते रहो। आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आप इनको इंक्लूड करो, क्योंकि अभी तक हो सकता है आपका जो पढ़ाई में अभी मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी। लेकिन अब भी आपके पास मौका है, तैयारियों में लग जाओ, और समय रहते हुए आप तैयारियों में लग जाओगे तो फिर आपको किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि मैं थोड़ी सी तैयारी और कर लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो अभी गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास, विशेष रूप से कॉमर्स के विद्यार्थी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए अभी तैयारियों में लग जाना है। और अगर आप अभी तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम तक आप सिलेबस को 2-3 बार है वो कवर कर पाओगे, और 2-3 बार अगर आप कवर कर लोगे तो फिर आपका जो चयन है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपनी नॉर्मल थी। अब बात करेंगे आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन परीक्षा के लिए बन सकते हैं, वहां अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी और क्लासेज हो चुकी हैं, उन क्लासों को भी अगर आपने नहीं देखा है तो उनके जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो और अपने हैंड्स नोट है वो भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से रिलेटेड। पिछले सेशन में अपन ने आपकी जो अकाउंटिंग यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मध्य अंतर जानने का प्रयास किया था, उन दोनों की परिभाषा देखी थी। साथ में जे.आर. बॉटली बॉय की परिभाषा देखी थी, उसमें अपन ने उन परिभाषाओं को याद भी किया। मुख्य रूप से जो पुस्तपालन है उसे जो नॉर्मली व्यक्ति है वो भी कर सकता है, लेकिन लेखांकन का कार्य है वो एक योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ हो। ठीक है, स्टार्ट करें अब आज के सेशन को। तो देखो, स्टार्ट करेंगे पुस्तपालन और लेखांकन के उद्देश्य के साथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इनके उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए ये तैयार की जाती है। अब देखो, इनके उद्देश्य पर अपन चर्चा करेंगे। नंबर 1 कि व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन। व्यावसायिक व्यवहार या लेन देन है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जिन्हें मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है, उनको व्यवस्थित तरीके से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। उनको क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से लेखा पुस्तकों में दर्ज करना, क्योंकि इनके एक नियम और सिद्धांत होते हैं। आप जानते हैं कि भाई जिस प्रकार आप देखते हो कि यातायात के क्या नियम है, यातायात के क्या नियम है कि भाई अपने को गाड़ी है वो अपने बाईं ओर चलानी है ना। अब आप किसी भी साइड से आओ, आपको अपने बाईं
हाथ की तरफ है वो आपको गाड़ी है वो चलानी है रोड पे, है ना। तो सबके मन में यही है कि ये यातायात का रूल्स है। वैसे ही अपने अकाउंटेंसी में, अपने अकाउंट्स में रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने जितने भी जो खाते हैं वो तैयार करते हैं, उन खातों की प्रविष्टियां करते हैं, और उन्हीं की सहायता से अपने जो खाता बही है, लेजर है, वो तैयार करते हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस है वो तैयार की जाती है, और फिर उनकी सहायता से आपके अंतिम खाते वो तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो पुस्तपालन और लेखांकन है उसमें क्या होता है, जो वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं, वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन होने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से लेखा पुस्तकों में क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। व्यवस्थित रूप से लेखा पुस्तकों में उन्हें उनकी एंट्री की जाती है, उनकी प्रविष्टि की जाती है। तो ये काम किसमें आ गया, आपकी पुस्तपालन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि लेखा पुस्तकों में दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण करना। भाई उनका वर्गीकरण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि जो अपन बुक कीपिंग में एंट्री करते हैं, बुक कीपिंग में एंट्री करेंगे तो उसमें तो क्या करते हैं, अपन एक ही एंट्री करते हैं। जैसे मान लो अपन ये है राम से माल खरीदा, ये वाला है, तो अपन एंट्री के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट DR टू राम अकाउंट, ये तो अपन एंट्री कर देंगे। लेकिन इस एंट्री की सहायता से अपन को क्या करना है, इनका वर्गीकरण करना है। तो फिर अपन जो परचेज है इसका खाता अलग तैयार करेंगे, और राम है उसका खाता अलग तैयार करेंगे, क्योंकि इसकी सहायता से तो अपन एंट्री कर पाए, लेकिन उनका वर्गीकरण करेंगे, इनकी खाता बही तैयार करेंगे, तो इनके अलग अलग खाते तैयार होंगे, और उन खातों की सहायता से अपन हर मंथली ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कितना माल हमने खरीदा, कितना राम से खरीदा, कितना मोहन से खरीदा, कितना सोहन से खरीदा, कितना माल हमने बेचा, अभी कितना स्टॉक में है। तो वो सारी जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी, वर्गीकरण करने से मिलेगी। वर्गीकरण उनका सबका अलग अलग वर्गीकरण होगा, तब जाके ही अपन वो सूचना इकट्ठी कर पाएंगे, और उनको खाता बही में खताया जाएगा, और उनकी गणितीय जो सत्यता है, गणितीय शुद्धता की जांच की जाएगी, और उसके लिए आपकी जो ट्रायल बैलेंस है वो तैयार की जाती है ना, जिसे क्या कहते हैं, तलपट, हिंदी में क्या कहते हैं, तलपट है, वो तैयार की जाती है। गणितीय शुद्धता की जांच के लिए आपकी ट्रायल बैलेंस है यानी तलपट है वो तैयार की जाती है। तो ये कुल मिला के क्या हो गया कि खातों का वर्गीकरण करेंगे, लेन देनों का वर्गीकरण करेंगे, फिर उनकी सहायक भैया यानी खतौनी करेंगे, उन्हें खताया जाएगा, और लास्ट में गणितीय शुद्धता की जांच के लिए अपन तलपट तैयार करेंगे। इनका जो और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चर्चा है वो आगे आगे ये पॉइंट आएंगे, उसमें अपन करते हुए चलेंगे। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट में भी अपना मुख्य उद्देश्य क्या, आपको हमारे साथ जोड़ना, आपको स्टडी के साथ जोड़ना, क्योंकि अभी तक आपने बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं ये सोचते रहते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब अपन तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना। और पढ़ने में थोड़ी सी मेरे को लगता है कि सबको कठिनाई होती है। मोबाइल अपन 2 घंटे 5 घंटे चला सकते हैं, लेकिन पढ़ने बैठते हैं, किताब लेके बैठते हैं तो 10-15 मिनट में अपना मन उठने का करता है कि बहुत पढ़ लिए, है ना। तो अब पर उसके लिए क्या होगा, आप लगातार 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 मन को एकदम टाइट करते हुए कि नहीं मुझे पढ़ना है, आज 1 घंटे, कल 1.5, 2, 3 इस तरीके से बढ़ाओगे तो फिर आपके रूटीन में वो चीज़ आ जाएगी, और निश्चित रूप से आप 10, 12, 13 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दोगे। और अगर ऐसी चीज़ आपके विचार में आ जाएगी, आपकी दिनचर्या में आ जाएगी, तो फिर सिलेक्शन भी आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट तैयार करेंगे। बढ़े आगे। उसके बाद उपलब्ध जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर सही और उचित, है ना, लाभ हानि का निर्धारण करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, लाभ हानि के निर्धारण के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके लिए आपके 3 खाते, जो अपनी चर्चा पहले भी हो चुकी है, दोबारा बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट।
ये तैयार की जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है वो तैयार की जाती है। आपके पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर सही और उचित लाभ हानि का निर्धारण करना है, ताकि एक निश्चित अवधि, और वो निश्चित अवधि कौन सी है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, क्योंकि अवधि नहीं होगी तो अपन पता नहीं लगा पाएंगे कि भाई आपने कितना लाभ अर्जित किया। जैसे मान लो आपको एक क्लास पढ़नी है, तो अपन जैसे 11वीं में होते हैं तो उसके लिए एक सेशन है कि भाई 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एक सेशन रहेगा, उसमें आपकी 11वीं क्लास है वो कंप्लीट होगी। तो उस आपने उसी प्रकार अगर आप 12वीं में है तो भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस तरीके भी है तो एक सेशन होता है। उसी तरीके से व्यापार में भी एक वित्तीय वर्ष होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसलिए एक वित्तीय वर्ष होगा जो सामान्यतः कितने का होता है, 12 महीने का या 1 वर्ष का होता है। क्या होता है, 12 महीने या 1 वर्ष का होता है। उस ड्यूरेशन के दौरान उस कंपनी ने कितना लाभ अर्जित किया है वो निर्धारित किया जाता है। और ये जानकारी लाभ हानि और वित्तीय स्थिति जो फाइनेंशियल पोजीशन है को ठीक ढंग से जानकारी उपलब्ध करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है कि उन लोगों को जो उस व्यापार में हित रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको व्यापार की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में उन्हें अवगत करवाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि इस टर्म के दौरान यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान इस कंपनी ने इतना लाभ है वो कमाया है और इस तरीके से वो लाभ आगे भी जारी रखेगी, तो उसके साथ लोग हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी जिसमें आपके ये खाते तैयार होंगे। ठीक है, हो गया क्लियर, बढ़े आगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि व्यवसाय के प्रबंधकों जो मैनेजर हैं उनकी कार्यकुशलता और उनको नेतृत्व का सही तस्वीर पेश करना, कि आपके फाइनेंशियल जो पोजीशन है, यानी आपने पुस्तपालन तैयार किए और फिर आपने लेखांकन किया है, लेखांकन में आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किए और वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो वहां पर जो प्रबंधक है, मैनेजमेंट है, उनकी कार्यकुशलता है और उनकी कार्य करने की जो शैली है, उनका जो नेतृत्व है वो सही तस्वीर पेश करता है। अगर हानि में है तो उनका नेगेटिव है कि भाई प्रबंधकों ने कोई काम नहीं किया, और अगर वो लाभ है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो वहां पर उनका लगता है कि भाई प्रबंधकों ने बढ़िया काम किया। तो प्रबंधकों का जो नेतृत्व कैसा रहा, प्रबंधकों ने क्या व्यापार के लिए काम किया, उसका भी यहाँ पर अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और प्रबंधकों को व्यवस्थित और सारांशित जो सूचनाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको जो इफेक्टिव सूचनाएं होती है, जो व्यापार से रिलेटेड सूचनाएं होती है, वो एक जगह यानी एक खाते के रूप में उन्हें मिल जाती है। उन्हें बहुत सारे देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जर्नल तैयार किए हैं, सहायक भैया तैयार किए, तलपट तैयार किए। अब ये सारी चीज देखेंगे तो समय लगेगा, लेकिन वो फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट देख लेते हैं तो उनको पता लग जाता है कि भाई कंपनी ने इतना लाभ प्राप्त किया, ये कंपनी के दायित्व हैं और ये कंपनी की संपत्तियां, उसके आधार पर वो निर्णय ले सकते हैं। तो उनको सूचनाएं हैं वो इजीली उपलब्ध हो जाती हैं, और साथ में उनके कार्य करने का जो तरीका है, उनकी जो लीडरशिप की जो उनके गुण है, उनके बारे में भी जाना जा सकता है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है। ठीक है, 5वां पॉइंट आता है वित्तीय परिणामों और अन्य विश्लेषित सूचनाओं का उनके उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाना। तो ये बात अपने पहले हो चुकी है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं उनको भी वित्तीय विवरण से रिलेटेड है वो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं उन सभी लोगों को जो उस कंपनी में अपना हित रखते हैं, रुचि रखते हैं और उस कंपनी में भविष्य के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी ये चीज़ है वो आसानी से अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट जो आपके बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इन पॉइंटों को आप एक क्रम से आप याद कर सकते हो और याद करके यहाँ से क्वेश्चन है वो बनता है तो उद्देश्य के रूप में आपसे प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वित्तीय परिणाम और विश्लेषित जो सूचनाएं हैं वो उनको यूजर्स हैं उनको उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यवसाय के कर दायित्व जो टैक्स लायबिलिटीज है का ठीक प्रकार से निर्धारण करने में भी सहायता मिलती है। अब देखो फर्म है, फर्म ने लाभ कमाया तो उस लाभ पे टैक्स लगेगा, लेकिन फर्म ने अगर खाते तैयार नहीं किए हैं तो उन्हें पता कैसे चले
कि भाई फर्म ने कितना लाभ कमाया है और कितना उस पर टैक्स लगना चाहिए। क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 के तहत आप जानते हैं कि अपन जितनी भी जो इनकम अर्जित करते हैं उन पे सरकार की ओर से टैक्स लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है। अगर दो तरीके से होता है, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, कोई वेतनभोगी आदमी है सैलरीड, तो उसको सैलरी के अनुसार उसको टैक्स देना पड़ता है। और जो व्यावसायिक संस्था होती है, जो फर्म होती है, उनको अपने हिसाब से टैक्स है वो पे करना होता है। तो उस टैक्स की गणना कैसे हो? तो उस टैक्स की गणना तभी हो सकती है जब अपन ने फाइनल अकाउंट तैयार किए और अपना जो नेट प्रॉफिट होगा ना, जो आपके P&L अकाउंट में शो होता है नेट प्रॉफिट, उसके आधार पर कर दायित्व की गणना की जाती है। इसलिए जो टैक्स है वो फर्म के लिए एक दायित्व होता है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये फर्म के लिए एक दायित्व होता है। और इसलिए इसको क्या करते हैं, जिस वित्तीय वर्ष का है उस समय उसे P&L में दिखाया जाता है, और अगर बकाया वगैरह रह जाता है तो उन्हें बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है दायित्व के रूप में। ठीक है, तो व्यवसाय के जो कर दायित्व है उनका निर्धारण भी आपके जो बुक कीपिंग है और आपकी जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, उसके अकॉर्डिंग है वो तैयार किए जाते हैं। अगला, लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्रबंधकों को सहायता करना। लेखांकन द्वारा कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और प्रबंधकों को सहायता उपलब्ध करवाना। कानूनी आवश्यकता है, कभी भी हमें अपने को किसी भी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन अगर अपने पास एक्यूरेट खाते तैयार है, आपका ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट है और सही सही आपने सब कुछ दिखा रखा है, तो कहीं पे भी कोई कानूनी आवश्यकता होती है तो वहाँ पर उसकी पूर्ति की जा सकती है। और प्रबंधकों को उन आंकड़ों के सहायता से जो उन्होंने खाते तैयार किए हैं उसकी सहायता से वो अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। वहाँ पे उन्हें एक अलग मोटिवेशन मिलता है कि अपने पास रिकॉर्ड है वो एकदम स्वच्छ, साफ और सुंदर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है आपके लेखांकन और पुस्तपालन का, तो ये भी एक जरूरी पार्ट है। ठीक है, बढ़े आगे। ये चीज क्लियर होने के बाद अगले पॉइंट आता है लेखांकन एक कला और विज्ञान के रूप में। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, कि लेखांकन क्या है, कला है या विज्ञान है? बताओ देखें, लेखांकन एक कला है या विज्ञान है ना? जो आपकी कॉमर्स मान लो, अकाउंटिंग मान लो, वो आर्ट है या साइंस है ना? देखो, साइंस है वो कॉमर्स नहीं हो सकती, कला है वो कॉमर्स नहीं हो सकती, लेकिन अकाउंट है वो कला भी हो सकती है और विज्ञान भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, अब अपन चर्चा करेंगे। क्या है कि लेखांकन प्रणाली एक कला और विज्ञान दोनों है ना? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि लेखांकन है कला विज्ञान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखना, लेखांकन जो प्रणाली है वो कला और विज्ञान दोनों, यानी आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों है। ठीक है, अब कला कैसे है कि कला से तात्पर्य किसी भी कार्य को करने, किसी भी कार्य को करने की एक विशेष विधि से। भाई कला तो यही तो मानते हैं ना कि किसी भी कोई भी काम अपन करेंगे तो उसमें एक विशेष विधि होगी, एक विशेष तरीके से किया जाएगा, है ना? तो एक विशेष विधि है। लेखांकन प्रणाली में पुस्तकों में लेन देनों को एक विशेष ढंग से लिखा जाता है ना, किसको नाम करना है, किसको जमा करना है, ये अपने को एक विशेष जो नियम है, विशेष ढंग है, उसके अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, उनका वर्गीकरण भी किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ये आपका राम का अकाउंट अलग है, श्याम का अलग है, मोहन का अलग है, सबका एक जगह थोड़ी लिख देंगे कि भाई सब परचेज है तो सबको एक जगह लिख दो, नहीं, सबका वर्गीकरण किया जाएगा और उनसे परिणाम भी ज्ञात किए जाते हैं, है ना? वो परिणाम, उनके रिजल्ट है वो ज्ञात किए जाते हैं और उन रिजल्ट के आधार पर ही फर्म है या कोई कंपनी है वो अपने निर्णय पर पहुंचती है। इनके परिणामों को उनके उपयोगकर्ताओं को एक विशेष माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार लेखांकन प्रणाली का सारा कार्य कलात्मक है, अतः लेखांकन निश्चित रूप से एक कला भी मानी जाती है। कला बात होगी कि भाई करने का एक सिस्टमेटिक ढंग,
एक निश्चित तरीके से ये अपना काम है वो करती है ना। सबसे पहले वो खाते जो होते हैं उनकी जनरल प्रविष्टि की जाती है ना। फिर उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, परिणाम निकाला जाता है और उन परिणामों को उनके जो यूजर्स है उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो सिस्टमेटिक ढंग हो गया ना। तो इसलिए ये क्या है, खास है और विशेष है, इसलिए क्या है, इसको आर्ट कहते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट भी है, ठीक है। अब देखो आर्ट तो होगी तो क्या साइंस भी है, निश्चित रूप से साइंस भी है। क्यों? क्योंकि इसमें लेखांकन के एक निश्चित नियम है, सिद्धांत है। जिस प्रकार साइंस में आप देखते हो ना कि कुछ नियम होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, है ना, बायो के, मैथ्स के, वो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। वो नियम और सिद्धांत अपने यहाँ पर भी लागू होते हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये साइंस भी है। चलो इसकी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में क्या कहता है कि विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान की उस शाखा से, है ना, वी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, वी प्लस ज्ञान यानी विशेष ज्ञान, और ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें निश्चित नियमों, सिद्धांतों और प्रविधियों को अपनाया जाता है। जिसमें क्या होता है, निश्चित सिद्धांत होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, निश्चित जो प्रविधियां हैं, टेक्निक होती है वो होती है, और वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण और निर्वचन क्या कहता है, प्रस्तुत किया जाता है। लेखांकन प्रणाली में लेन देनों को एक निश्चित में कसौटी पर तोड़ने के बाद ही उन्हें लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है। निश्चित कसौटी में कैसे अपन उनका मूल्यांकन करेंगे कि यह मौद्रिक है या गैर मौद्रिक है। अपने को पता है कि अगर मौद्रिक है तो उन्हें खातों में दर्ज किया जाएगा, और अगर गैर मौद्रिक है तो उन्हें खातों में दर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये विज्ञान भी है ना। तदंतर निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार उनकी खतौनी की जाती है। बाद में उनकी जो नियम और सिद्धांत उन्हीं के अनुसार तो खतौनी करते हैं ना, अपनी इच्छा से थोड़ी करते हैं कि भाई कर दी, जैसे मन में आई वैसे इसकी खतौनी कर दी, नहीं। निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार उनकी पोस्टिंग की जाती है, और उनसे व्यवसायिक संस्था के व्यापारिक परिणाम और वित्तीय स्थिति का पता लगाने हेतु निश्चित प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। वित्तीय स्थिति यानी व्यवसायिक संस्था के जो व्यापारिक परिणाम है ना, वित्तीय स्थिति है, उसका पता लगाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। और इस प्रकार का जो कार्य है वो निश्चित रूप से एक विज्ञान की परिभाषा में आता है, विज्ञान की भाषा में आता है, क्योंकि विज्ञान है एक विशेष ज्ञान, और उसी प्रकार उस विशेष ज्ञान को ही अपन अकाउंटेंसी में काम लेते हैं, लेखांकन में काम लेते हैं, उसके आधार पर अपन प्रविष्टि करते हैं, सारी एंट्रियां उसके आधार पर अपन करते हैं। इसलिए लेखांकन है वो एक विज्ञान के रूप में भी काम करता है ना, क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांत, नियम और जो प्रविधियां हैं वो काम में ली जाती हैं, और उसके अनुसार ही इनका प्रस्तुतिकरण और निर्वचन किया जाता है। साथ में ये आपकी जो वैज्ञानिक विधि है वो भी मानी गई है ना। तो इसलिए अगर परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो आपकी अकाउंटिंग है वो आपकी आर्ट्स भी है और साइंस भी है, लेकिन चीज़ मैंने बताई थी कि भाई कॉमर्स है वो कला भी है और साइंस भी है, लेकिन साइंस है वो कॉमर्स नहीं हो सकती, कला है वो कॉमर्स नहीं हो सकती। इसलिए ये उन दोनों का मिक्स रूप है, विशेष रूप है, इसलिए इनको अपन कला और विज्ञान दोनों मान सकते हैं। अगर ऐसा परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको पूरे में से पूरे नंबर है वो देके जाएगा। तो इस तरीके से आप है इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इन चीज़ों को धीरे धीरे आप ध्यान में रखोगे तो वो चीज़ है वो आपके दिमाग में स्थायी होते जाएगी, और एग्जाम तक आप सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे। अभी आपने पढ़ाई को थोड़ा सा विराम दे रखा था, तो इसलिए हो सकता है कि आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो, लेकिन लगातार आप अभ्यास करते रहोगे तो आपका दिमाग वो एक्टिव भी हो जाएगा, और लगातार जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही थी वो भी अब याद होने लग जाएगी। पूरा दिमाग है वो आपका यही सेंटर हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, और फिर सारी चीज़ आपके समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि ये 11वीं 12वीं की बुक है जो आपने काफ़ी समय पहले छोड़ दी थी, है ना। जब आपने 11वीं 12वीं पढ़ी थी उस समय पढ़ी थी, उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं लगा, और लगा भी था तो इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर ऐसे आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए चलोगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा भी होगा। आज के सेशन में इतना ही। तो आज के सेशन कैसा लगा ये ज़रूर आपको बताना है,
कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट डालना है। फिर भी आपकी कोई विशेष कोई क्वेरी हो, कुछ विशेष टॉपिक आप जानना चाहते हो कि भाई पहले ये हो जाए, तो वो भी अपन करवा सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, उसका रिप्लाई अपन समय पे देते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।